कल इससे पहले वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान के बारे में पढ़ा था। अब उसी क्रम में आगे आज हम पढ़ेंगे बलबन का काल 1246 से 1287। यद्यपि बलबन को 1266 में कहीं जाकर राजगद्दी प्राप्त हुई, किंतु 1246 से लेकर 1287 में उसकी मृत्यु तक के काल को बलबन का काल कहा जा सकता है, क्योंकि इस काल में दिल्ली का सर्वाधिक प्रभुत्वशाली व्यक्ति बलबन ही था। ठीक है। अब नायब के रूप में बलबन और चिहलगानी के साथ उसका संघर्ष। चिहलगानी दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। उलूग खान, जिसे बाद में इतिहास में बलबन के रूप में जाना गया है, कि आरंभिक जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे इलबरी तुर्कों के एक परिवार से संबंध था, जिन्हें तुर्किस्तान में काफी सम्मान प्राप्त हुआ था। उन्हें इस क्षेत्र में विधर्मी तुर्कों से बाहर खदेड़ दिया गया था एवं बलबन को बगदाद में एक दास के रूप में बेच दिया गया था। बाद में उसे 1232 से 33 में दिल्ली लाया गया, जहाँ इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। इस प्रकार वह चिहलगानी तुर्कों में से एक था और धीरे धीरे वह तरक्की करता हुआ मीर हाजिब यानी राज समारोह के प्रबंधक के रूप में नियुक्त हो गया। यह पद केवल महत्वपूर्ण अमीरों को ही मिलता था। उसे सन 1246 में मंगोलों, जिन्होंने लाहौर को तहस नहस कर दिया था एवं सिंध में उच्च को घेर लिया था, के विरुद्ध लड़कर एक बहादुर और निर्भीक अधिकारी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। इसके बाद बलबन ने निकटवर्ती हिंदू राजाओं, विद्रोही रायों और जमींदारों के विरुद्ध लूटपाट के इरादे से छापे मारना आरंभ किया। इन सारी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप 3 वर्षों में ही नायब के पद पर पहुंच गया और उसे सेना तथा प्रशासन का नियंत्रण करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई। उसने युवा सुल्तान से अपनी पुत्री का विवाह करके अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत कर लिया, सुदृढ़ कर लिया। किंतु बलबन की स्थिति अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह पाई। स्वयं बलबन के उच्च पद पर आसीन होने में अन्य महत्वपूर्ण पदों अथवा शक्तिशाली हितों के उसके कई रिश्तेदारों के बने रहने के कारण तुर्क और ताजिक अमीरों के बीच उसके प्रति विरोध बढ़ने लगा। इस विद्रोह का नेता बिहार का गवर्नर कुतलुग खान था, जो चिहलगानी दास अधिकारियों में सर्वाधिक वरिष्ठ था। तुर्क अमीरों के प्रयासों के कारण ही सन 1253 में बलबन को नायब पद का त्याग करने एवं अपने एकता में वापस चले जाने को कहा गया। बलबन के कई समर्थकों और रिश्तेदारों को भी, जिनमें उनका चचेरा भाई एवं सिंध का हाकिम शेर खान भी शामिल था, बाहर कर दिया गया। नए नियुक्त होने वाले लोगों में इमामुद्दीन रेहान भी था, जो एक हिजड़ा हिंदुस्तानी था। उसे न्यायिक मामलों में सुल्तान का वकीलेदार अथवा स्थान संपन्न प्रतिनिधि नायब नियुक्त किया गया। राजनीतिक विषयों में रेहान के प्रभाव को सही जानकारी नहीं है, क्योंकि निजाम मुल्क जुनैदी नामक एक अन्य तुर्क अमीर को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। फिर भी समकालीन लेखक मिन्हाज सिराजी ने, जिसे रेहान के आने पर काजी के पद से हटा दिया गया था, इन सारी बातों के लिए रेहान को ही दोषी ठहराते हैं। नागौर में अपनी एकता से बलबन पुनः अपना पद प्राप्त करने के प्रयास करता रहा। उसने रणथंभौर पर एक सफल छापा मारकर भारी परिणाम में लूट का माल एकत्र किया और तुर्क अमीरों के साथ संधि वार्ता शुरू की। लगता है कि उसने मंगोलों के साथ भी संपर्क स्थापित किया। सिरगियोस ने रेहान के समर्थक कई तुर्क अमीरों को अपने पक्ष में कर लिया। सुल्तान को बलबन के दल की शक्ति के सामने झुकना पड़ा और रेहान को बर्खास्त कर उसे एकता में भेज दिया गया। यह घटना सन 1255 के आरंभ हुई। सिरगिल रेहान के विरुद्ध एक सेना भेजी गई। रेहान पराजित हुआ और मारा गया। यह तथ्य इस अवधारणा की पुष्टि करता है कि रेहान का अपने कोई शक्तिशाली दल नहीं था और शक्तिशाली तुर्क अमीरों ने उसे केवल अपना एक मुहरा बनाया था, जो यह नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई बलबन के पद को प्राप्त करे। सत्ता में अपनी वापसी के बाद बलबन ने सिरगी अपने प्रमुख विरोधियों में अपना हिसाब चुकता किया। कुतलुग खान सुल्तान की मां से शादी कर उसे अवध में अपनी एकता में ले गया और स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आचरण करने लगा। अतः बलबन ने उसके विरुद्ध एक सेना भेजी। अनेक कारणों में लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई। अपनी नई पदवी को प्रभावपूर्ण करने के लिए बलबन ने युवा सुल्तान को छत्र यानी कि शाही चंदोवा अपने सुपुत्र करने के लिए विवश किया। नासिरुद्दीन महमूद के अंतिम 6 वर्षों के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है। संभवतः इस काल में गुटबंदी काफी बढ़ गई थी, जिसके कारण बलबन असुरक्षित महसूस करने लगा था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उसने सुल्तान को जहर देकर मार डालने का निश्चय किया। कैसे? नासिरुद्दीन महमूद को उसने सभी शाही शहजादों को भी मार डाला, ताकि वह स्वयं राजगद्दी हासिल कर सके। अब शासक के रूप में बलबन 1266 से 1287। दिल्ली की राजगद्दी पर बलबन के आसीन होने यानी 1266 ईस्वी के साथ ही सुदृढ़ केंद्रीकृत शासन का युग आरंभ हुआ। बलबन ने सुल्तान के प्रतिष्ठा और शक्ति में वृद्धि करने में समस्त अधिकार सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने का प्रयास किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसके समक्ष खड़े आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना
करने का एकमात्र तरीका यही हो सकता है। इस उद्देश्य से उसने राजत्व के ईरानी सिद्धांत का सहारा लिया। किसका? ईरानी का। ईरानी सिद्धांत के अनुसार सुल्तान का व्यक्तित्व देवी अथवा अर्धदेवी प्रकृति का है। वह केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि बिचौले यानी धार्मिक व्यक्तियों के। इस प्रकार सुल्तान और अमीरों के बीच एक मौलिक भेद था। अमीर सुल्तान के अनुग्रह पर निर्भर थे एवं किसी भी दृष्टि से उसका बराबर नहीं थे। इन सब विचारों को, जिन्हें कुछ हद तक हिंदू लोग भी मानते थे, राजत्व के इस्लामी सिद्धांत के साथ समायोजित किया जाना था। यद्यपि यह एक पेचीदा मामला था जिस पर बाद के काल में तुर्कों के बीच सोच विचार चलता रहा, किंतु इस संबंध में बलबन ने व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया। उसने इस सिद्धांत पर बल दिया कि सुल्तान ईश्वर की छाया है और उसकी पुष्टि के लिए उसने तय किया कि उसे दरबार में उसके सामने पेश होने वाले किसी भी व्यक्ति को सुल्तान के आगे सिजदा और पाबोस यानी साष्टांग दंडवत करना होगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह व्यवहार केवल खुदा ईश्वर के लिए भी हो सकता था। दूसरे, उसने अपने दरबार को बड़ा ही शानदार बना लिया था, जिसमें सभी अमीरों को अपने ओहदों के अनुसार कतारों में खड़ा होना पड़ता था। पदानुक्रम व्यवस्था का अनुशासन, स्थापना आदि का दायित्व भी मीर हाजिब पर था। यह पद सदैव ही किसी महत्वपूर्ण अमीर को प्रदान किया जाता था। मीर हाजिब बलबन स्वयं ही अपने दरबार में चरम शालीनता का पालन करता था। वह न तो स्वयं ठहाका लगाकर हंसता था और न ही दूसरों को ऐसा करने देता था। दरबार अत्यंत अलंकृत रहता था, जिसमें रत्न जड़ित साज से सजे घोड़े और हाथी होते थे तथा पार्श्वों में दास और पहलवान जो खड़गधारी एवं हथियार होते थे खड़े रहते थे। जब सुल्तान बाहर निकलता था, उसके आगे स्थानीय योद्धाओं का एक विशाल झुंड चलता था, जिनकी तलवारें सूर्य की रोशनी में चमकती रहती थी। इतिहासकार बर्नी के अनुसार बलबन के सार्वजनिक जुलूसों को देखने के लिए 100 से 200 कोस की दूर से हिंदू और मुसलमान दिल्ली आते थे। यहाँ तक कि बलबन के दरबार में आने वाले आश्रित हिंदू राजा रायगन भी दरबार की शानो शौकत से काफी प्रभावित होते थे। बर्नी तो यहाँ तक कह जाता है कि जब कभी भी शासक का रोब और वैभव जनसाधारण और दूर दूर से आए विशिष्ट जनों के हृदय को प्रभावित करने में विफल होगा, तब राजत्व और शासन प्रबंध उचित रूप से कायम नहीं रह सकता। इस प्रकार बलबन के शानदार दरबार और सार्वजनिक जुलूसों को राजनीतिक प्रयोजन भी था। इस कारण से बलबन ने अपनी निजी मंडलियों में भी मद्यपान करना छोड़ दिया था, जबकि एक खान के रूप में उसे शराब पीने एवं जुआ खेलने का बहुत शौक रहा और अपने घर में वह सप्ताह में कम से कम 3 दिन उत्सव समारोह किया करता था। बलबन ने इस बात पर भी जोर दिया कि नीच तुच्छ व्यक्तियों, मूर्खों, मस्खरों, नर्तकों आदि के साथ मिलना जुलना एक शासक के लिए अशोभनीय है। यहाँ तक कि उसके निजी सेवकों को भी पहनावे और व्यवहार में चरम शालीनता बरतनी पड़ती थी। बलबन सत्ता में किसी और को, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी सहभागी बनाने को तैयार नहीं था। इसलिए प्रतिरोध करने पर उसने अपने चचेरे भाई शेर खान को जहर देकर मार डाला। वह जिन्हें अपना प्रतिद्वंदी समझता था, उनसे निपटने के लिए जायज या नाजायज हर तरीका अपनाता था। साथ ही उसने समस्त तुर्की कुलीन तंत्र के रक्षक बने रहने का भी भरसक प्रयास किया। इसके लिए उसने घोषणा की कि मैं किसी कमीने या तुच्छ परिवार के किसी भी व्यक्ति को शासन में कोई पद या एकता अथवा स्थानीय प्रशासन में प्राधिकारपूर्ण पद नहीं दूंगा। इन पदों को लेकर ख्वाजा अथवा मुशरिफ या स्थानीय स्तर पर खबर नवीश यानी कि समाचार भेजने वाला, व यहाँ तक बरीदों अथवा विश्वस्त गुप्तचरों के पद भी शामिल थे। उन दिनों हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ही के बीच यह विश्वास काफी गहरा बैठा हुआ था कि न केवल पुराने अथवा कुलीन परिवार के लोगों को ही जनसाधारण पर शासन करना चाहिए। समकालीन लेखक इस विचार को भरपूर प्रश्रय देते हैं, लेकिन बर्नी के लिए तो यह विचार सनक की हद तक था। बर्नी ने यह कहते हुए इस विचार पर बल दिया कि चूंकि बलबन ईरानी नायक अफरासियाब का वंशज होने का दावा करता है, उसे लगता है कि यदि वह नीच और तुच्छ लोगों को उच्च राजकीय पद देगा तो उससे लोगों को लगेगा कि वह स्वयं ही नीच कुल का है। बर्नी के लिए नीच और तुच्छ लोगों को अलग रखने की नीति का अर्थ यह था कि सरकारी सेवा से हिंदू और इस्लाम धर्म में दीक्षित हिंदुस्तानियों को अलग रखना ताकि अप्रवासियों और उनके अपने वंशजों की स्थिति मजबूत हो। भारत में आरंभिक तुर्की सुल्तानों ने जातीय पृथक्करण की इस नीति को कितनी कठोरता से पालन किया, इसका विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है। बर्नी के अनुसार इल्तुतमिश के शासनकाल में यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया कि निम्न और तुच्छ परिवारों के कितने व्यक्तियों को निचले प्रशासन में प्राधिकारपूर्ण पद दिए गए हैं। ऐसे 33 व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत किए गए हैं और उन सबों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। वस्तुतः जांच पड़ताल में से जब यह पता चला कि वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी, जो एक ताजिक था, का संबंध ऐसे परिवार से था जिसे पूर्व जुलाहे थे, तो जुनैदी के प्रति आदर में कमी आ गई। बर्नी के विवरण की सच्चाई की जांच करने का कोई साधन नहीं है। सत्य तो यह है कि मीर याकूब जैसे कोई हफ्सी एवं रेहान जैसा कोई भारतीय मुसलमान भी उच्च पदों पर पहुंच सकता था, तथा यह ज्ञात हो जाने के बावजूद भी निजाम उल मुल्क जुनैदी के पूर्व जुलाहे थे और उसे बर्खास्त नहीं किया गया। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि जो रेहान था
ये एक भारतीय मुसलमान होने के बावजूद भी एक उच्च पद पर था। ठीक है, किसके काल में? बलबन के। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कार्य में प्रवीण और दक्ष भारतीय मुसलमानों को सरकारी सेवा में ले जाने के लिए तुर्कमीर सिफारिश करते थे, जैसा कि बर्नी ने स्वयं ही कहा है। ये सारे अच्छा, ये इस तरह की स्टेटमेंट नोट कर लेना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। दर्शाते हैं कि सत्ता पर तुर्क अधिकार पहली अपेक्षा कुछ कम हो गया था। नीच और तुच्छ व्यक्तियों के प्रति बलबन के रवैये के संदर्भ में बर्नी 2 उदाहरण प्रस्तुत करता है। पहला, जब वह प्रमुख अमीरों में अमरोहा के एकता द्वारा ख्वाजा के पद का कमाल मेहर का नाम प्रस्तावित किया और जांच करने पर पता चला कि वह इस्लाम कबूल करने वाले एक हिंदू दास का पुत्र है, तो बलबन ने उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यद्यपि कमाल मेहर बहुत ही योग्य अनुभवी व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध था। साथ ही उसने अपने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी दी थी कि भविष्य में नियुक्त हेतु ऐसे परिवार के किसी व्यक्ति का नाम उसके समक्ष प्रस्तावित न करो जो नीच अथवा तुच्छ परिवार में जन्मा हो। बलबन के रवैयों को स्पष्ट करते हुए बर्नी कहता है कि खुदा ने उस किसी भी नीच व तुच्छ व्यक्ति की नियुक्ति न करने का निर्देश दिया हुआ था। वह यह भी कहता है कि जब कभी वह नीच व तुच्छ व्यक्ति को देखता है तो उसका शरीर क्रोध से कांपने लगता था। एक अन्य अवसर पर बलबन ने अपने दरबार में फक्र बावनी के बुलावे के लिए इस आधार पर सख्ती से मनाही कर दी थी कि वह व्यापारियों का प्रधान मात्र था और उसे बुलाने से सुल्तान की गरिमा को ठेस लग सकती थी। बलबन ने न्याय पर अत्यधिक जोर देकर अपनी निरंकुशता को मृदु बनाया। बर्नी के अनुसार न्याय और प्रतिदया के कारण उसे अपनी प्रजा का सम्मान मिला एवं उसकी प्रजा उसकी राजगद्दी की पक्की समर्थक बन गई। न्याय करने में वह कठोर था और अपने सगे संबंधियों अथवा बच्चों, अपने साथियों अथवा अपने सेवकों का पक्ष नहीं लेता था। उसने सभी नगरों, जिलों और इक्ता में बरीद यानी कि गुप्तचर नियुक्त किए ताकि वह अपने अधिकारियों के क्रियाकलापों से अवगत होता रहे तथा निश्चिंत हो सके कि उसने अधिकारियों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर, चाहे वह उसका दास अथवा घरेलू सेवक ही क्यों न हो, अत्याचार या दमन नहीं किया जा रहा हो। अतः जब उसे पता चला कि उसके एक विश्वस्त व्यक्ति मलिक बकबक ने, जो बदायूं का इक्ता का हाकिम था, मदिरा के नशे में अपने एक सेवक की कोड़े मारकर हत्या कर दी है और उसकी विधवा ने सुल्तान से न्याय की भीख मांगी, तो उसे आदेश दिया गया कि मलिक बकबक को भी कोड़े मार कर हत्या कर दी जाए। जिस बरीद ने इस वारदात की सूचना सुल्तान को नहीं दी, उसे खुलेआम फांसी दे दी जाए। इस प्रकार एक अन्य अमीर मलिक हैबत द्वारा, जो हथियार के अधीक्षक अवध का हाकिम था, शराब के नशे में एक व्यक्ति की हत्या कर दिए जाने पर सुल्तान ने आदेश दिया कि मलिक हैबत को लोगों की उपस्थिति में 500 चाबुक मारा जाए और उसे बाद में मृतक व्यक्ति की विधवा को सौंप दिया जाए ताकि वह अपने पति की हत्या का बदला ले सके, यानी यदि वह चाहे तो उसकी हत्या कर सके। मलिक हैबत ने उस विधवा को 20,000 टंके देकर बड़ी कठिनाई से अपनी जान बचाई और उसके बाद वह शर्म के मारे अपने घर से कभी नहीं निकला। इस कठोर उपायों का निश्चय ही हितकारी प्रभाव पड़ा होगा। हमें यह बताया गया है कि अमीरों के बीच बलबन के विश्वस्त गुप्तचरों का बहुत आतंक व्याप्त था। लोगों के प्रति उसके रवैये में हमें कठोरता और लोकोपकार दोनों का समन्वय दिखाई देता है। बलबन को दृढ़ विश्वास था कि धन और निर्धनता दोनों ही अतिरेक के कारण लोग विद्रोह करने में आमदा होते हैं। अतः उसने अपने पुत्र बुगरा खान को किसानों पर भूमि कर खराज लगाने में नरमी बरतने की सलाह दी। जब बलबन अपने नियंत्रणाधीन इक्ता में खान था तो उसने उन किसानों की सहायता करने की कोशिश की जो प्राकृतिक आपदाओं, पूर्ववर्ती इक़्तिदारों के दमन अथवा युद्धों के कारण तबाह हो गए थे। इस प्रकार बताया गया है कि निर्धनों और असहायों की सहायता करने एवं अपने इक्ता को समृद्ध बनाने के बलबन विख्यात हो गया। सुल्तान के रूप में वह जब कभी उसकी सेना कहीं पड़ाव डालती थी, निर्धनों, असहायों, स्त्रियों, बच्चों एवं बूढ़ों पर विशेष ध्यान दिया करता था ताकि उसे इस इत्मीनान हो सके कि उनमें से किसी को भी सैनिकों के कारण कोई नुकसान या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचा। जब कभी कोई नदी या दलदल सामने आता तो वह लोगों को नाव और यहाँ तक कि अपने हाथी उपलब्ध कराकर उसे पार कराने में सहायता करता था। किंतु लोगों के विद्रोह होने या शांति भंग किए जाने की स्थिति में वह अत्यंत कठोर कदम उठाता था। बताया गया है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली के आसपास रहने वाले मेमों की संख्या में दुस्साहस में काफी वृद्धि हो गई थी। यद्यपि उनके विरुद्ध कोई अभियान किए गए थे किंतु वे सफल नहीं हो पाए, जिसका मुख्य कारण दिल्ली के चारों ओर घने जंगलों का होना था। इस समय मेव इतने दुस्साहसी हो चुके थे कि वे रात में नगर पर आक्रमण कर देते थे, लोगों के घरों में जबरन घुस जाते थे और उन्हें बहुत परेशान करते थे। मेवों के वैसे लोग रात में
रात में सो नहीं पाते थे और न ही विभिन्न पवित्र मकबरों का दर्शन करने हेतु नगर से बाहर निकलने का साहस कर पाते थे। यहाँ तक कि वे दिन के समय भी हौज शमशी से पानी भरकर लाने वाली दासियों का साथ छेड़छाड़ करते थे। मेव लोगों ने आसपास की सभी सरायों को लूट लिया था, जिसके कारण व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। दोआब में डाकुओं और लुटेरों ने दिल्ली और जाने वाली हर तरफ की सड़कों को बंद कर दिया था। इस कारण व्यापारियों एवं काफिलों का आना जाना संभव हो गया था। अपने शासनकाल के प्रथम 2 वर्षों के दौरान बलबन ने मेवों का दमन करने और दिल्ली के चारों ओर जंगलों को साफ करने का पूरा 1 वर्ष लगाया। उसने भारी संख्या में मेवों का संहार किया एवं किला बनवाया एवं कई थाने यानी सैनिक चौकी स्थापित की। उन्हें अफगानों की देखरेख में सौंप दिया गया व उनके भरण पोषण के लिए करयुक्त गांव प्रदान किए गए। इस प्रकार दिल्ली के मेवों के भय से मुक्त हो गया। इसके पश्चात उसने अपना ध्यान अवध की ओर मोड़ा। जिन इक़्तिदारों के पास पर्याप्त साधन थे उन्हें दोआब के विभिन्न क्षेत्रों में नियुक्त किया। अवज्ञाकारी गांवों को नष्ट करने, वहां के पुरुषों की हत्या करने, उनकी स्त्रियों और बच्चों को लूट के माल के रूप में पकड़ने के आदेश दिए गए। इस कार्य के लिए उच्च स्तरीय अमीरों को नियुक्त किया गया। इस क्षेत्र के घने जंगलों को काटकर साफ कर दिया गया। यही उपाय अवध के निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए भी अपनाए गए। मजबूत किले स्थापित किए गए एवं वहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफगानों और अन्य मुसलमानों को करमुक्त भूमि देकर बसाया गया। इस प्रकार व्यापारियों और बंजारों के संचालन के लिए सड़कों को निरापद बनाया गया। कहा जाता है कि इन उपायों को अपनाए जाने के बाद दिल्ली में मवेशियों और पालतू पशुओं के अलावा दासों की भी कीमतें गिर गईं। बलबन ने कटेहर यानी कि आधुनिक रुहेलखंड के विद्रोहियों से निपटने के लिए भी ऐसे ही कदम उठाए जो गांवों को लूट रहे थे एवं बदायूं और अमरोहा के क्षेत्रों में लोगों को तंग कर रहे थे। कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने बलबन के इन कठोर उपायों को रक्त और लौह की नीति की संज्ञा दी, लेकिन बलबन की सभी नीतियों पर लागू करना गलत होगा। एक सुदृढ़ व केंद्रीकृत राज्य के लिए एक सशक्त सेना की आवश्यकता थी। सभी मध्यकालीन विचारकों ने उचित ही सेना को राज्य का एक स्तंभ माना। यद्यपि बलबन के अधीन सेना की क्षमता के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, किंतु कहा जाता है कि उसने केंद्रीय सेना को, जो सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहती थी, पुनर्गठन और विस्तार करने का प्रयास किया। इस प्रकार बहादुर एवं अनुभवी मालिकों तथा सरदारों को शाही सेना पर नियंत्रण कायम करने के लिए नियुक्त किया गया। शाही सेना में कई हजार नए सवार भर्ती किए गए। यह ध्यान रखा गया कि उन्हें पर्याप्त वेतन प्राप्त हो। इसके लिए उन्हें एकता के रूप में उपजाऊ गांव प्रदान किए गए। इन सुधार संबंधी कार्यवाहियों के दौरान बलबन ने आदेश दिया कि पुराने तुर्क सैनिकों के बारे में जांच कराई जाए, जिनको वेतन के बदले दोआब में एकता के रूप में गांव दिए गए थे। इनमें बहुत से सैनिक इतने बूढ़े हो चुके थे कि वे सैनिक सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, किंतु दीवाने अर्धसेना विभाग की मौन स्वीकृति से अपने अधीनस्थ गांव पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे। बलबन बूढ़े सैनिकों को पेंशन देकर सेवा मुक्त करना चाहता था, पर दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के अनुरोध पर उसने अपना यह आदेश वापस ले लिया। किंतु निश्चित रूप से इस स्थिति में कुछ न कुछ सुधार तो हुआ होगा। सेना की सक्रिय और सतर्क बनाए रखने के लिए बलबन अक्सर शिकार अभियानों पर निकलता था, जिसमें हजारों घुड़सवार, तीरंदाज एवं पैदल सैनिकों को शामिल किया जाता था। यह अभियान गुप्त रखे जाते थे और उनसे संबंधित आदेश ठीक पहले वाली रात में जारी किए जाते थे। इस प्रकार अधिकारियों और सैनिकों को सदैव सावधान और चौकन्ना रहना पड़ता था। इस संबंध में दूरदर्शिता के लिए बर्नी बलबन की सराहना करता है, किंतु सहायता के इन शब्दों को मंगोल सरदार हलाकू की टिप्पणी बताने की मूर्खता कर बैठता है, जिसकी बलबन सुल्तान बनने से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी। अमीरों की सेना की स्थिति के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि बलबन ने केवल योग्य अनुभवी सैनिकों को नियुक्त किया। संभवतः अमीरों को अपने सैनिक नियुक्त करने की स्वतंत्रता थी। बलबन घोड़े और हाथियों को बहुत महत्व देता था। प्रत्येक हाथी को 500 सवारों के बराबर माना जाता था। बलबन को बंगाल और असम से आसानी से हाथियों की आपूर्ति तो हो जाती थी, किंतु मध्य एशिया और मंगोल विजयों के कारण उन क्षेत्रों से घोड़े प्राप्त करना कठिन हो गया था। अतः बलबन को शिवालिक, पंजाब आदि से आने वाले भारतीय घोड़ों पर निर्भर रहना पड़ता था। सेना के लिए तुर्किस्तान, खुरासान आदि से सैनिकों और दासों की भर्ती करना कठिन हो गया था और उनका स्थान अफगानों एवं भारतीयों ने ले लिया था, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। इस प्रकार जैसा कि हम देख चुके हैं कि अफगान सैनिकों को दोआब में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बसाया गया था। जब बलबन बंगाल
में हुए विद्रोह को दबाने के लिए पूर्व की ओर जा रहा था, तो उसने अवध पहुंचने पर आम लामबंदी यानी सेना में भर्ती का आदेश दिया। और कहा जाता है कि घुड़सवारों, पैदल सैनिकों, तीरंदाजों, बोझवाहकों आदि समेत करीब 2 लाख लोग भर्ती किए गए। इनमें बहुत से लोग हिंदू और हिंदुस्तानी यानी भारतीय मुसलमान थे। अनवरत अभ्यासों के जरिए युद्ध के लिए तैयारी रखे जाने वाली इस विशाल और सक्षम सेना की मौजूदगी के बावजूद बलबन ने दिल्ली सल्तनत को क्षेत्र का विस्तार करने अथवा मालवा और गुजरात के पड़ोसी राजाओं पर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, जिसका कारण, जैसा कि बलबन ने अपने निकट सहयोगियों को बताया था, यह था कि दुष्ट मंगोल हमेशा दोआ पर छापा मारने, दिल्ली और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों को तहस नहस करने एवं प्रजा को भारी कष्ट पहुंचाने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते। अब सल्तनत की क्षेत्रीय राज्य क्षेत्रीय अखंडता हेतु संघर्ष, ये हम कल लास्ट वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।